हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रोटेशनल मोशन का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने द्रव्यमान केंद्र, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ लिया था। ओके, अब इस वीडियो में हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे घूर्णन त्रिज्या, समांतर अक्ष परिमेय, लंब अक्ष परिमेय, ठीक है, और बाकी कुछ पिंडों के जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें देखेंगे जैसे कि इमेज में दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, किसी पिंड की और दिए गए अक्ष के, ठीक है, ये अक्ष दी हुई है इसकी घूर्णन अक्ष, दिए गए अक्ष के परिता घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, इस बिंदु से, ठीक है, नहीं, ये जो घूर्णन अक्ष है इसके किसी बिंदु से उस कण तक की दूरी, ठीक है, नहीं, जिस कण का हम जड़त्व आघूर्ण फाइंड कर रहे हैं उस कण तक की दूरी क्या कहलाती है, घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, जिसकी यहाँ पर देखो, इस वाले कण के लिए क्या है, R1 है, इस वाले कण के लिए R2 है, और यहाँ पर R3 है, यहाँ पर R5 है, R4 है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या है। और इसको किससे डोनेट करेंगे हम, इसको डिनोट करेंगे हम K से। ठीक है, तो इसके लिए हम देख सकते हैं किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण अगर दिया हुआ है तो I बराबर mk², ठीक है, mk²। तो यहाँ से K लिख सकते हैं हम, K इज इक्वल टू √I/m। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर K के लिए क्या कहते हैं, घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, नहीं, आगे देखेंगे। अगर असमान वितरण की लिए बात करें, यहाँ पर अलग अलग कण दिए हुए हैं, इस पिंड के अलग अलग कणों की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कणों के जड़त्व आघूर्ण क्या होंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे I इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितने सारे कण दिए हुए हैं सबको लिखेंगे, तो m R1², ठीक है, मॉस सबके बराबर हैं, द्रव्यमान सबके बराबर हैं, m R2² प्लस m R3² प्लस m R4² प्लस m R5²। ठीक है, नहीं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं n कणों के लिए, तो डैश 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 m n R n²। ठीक है, तो m तो सेम ही रहेगा, n नहीं लगाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर इन कणों के लिए, तो हम यहाँ से m कॉमन ले सकते हैं, एक बार देख लेते हैं, m इज कॉमन लेंगे, उसके बाद में अंदर क्या रहेगा, R1² प्लस R2² प्लस R3² प्लस डैश डैश Rn²। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा जो हमने दी थी अभी, उस परिभाषा से इक्वल रखेंगे I इज इक्वल टू mk²। तो mk² हमने पुट कर दिया I की जगह, तो यहाँ पर कितना है, m R1² प्लस R2² प्लस R3² प्लस डैश डैश Rn²। ठीक है, नहीं, तब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, m इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ पर n कण दिए हुए हैं, तो जो m होगा वो कितना होगा, स्मॉल m इंटू n। ठीक है, तो n कणों से मिलकर के बना है, तो कितने हो जाएंगे, mn। तो mn यहाँ पर पुट करेंगे, या फिर nm लिख सकते हैं। ठीक है, k² इज इक्वल टू m R1² प्लस R2² प्लस R3² प्लस डैश डैश Rn²। m से m कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम k फाइंड कर सकते हैं, k इज इक्वल टू R1² प्लस R2² प्लस R3² प्लस डैश डैश Rn², और यहाँ से आ जाएगा नीचे n। ठीक है, तो ये हो गई घूर्णन त्रिज्या, k इज इक्वल टू √R1² प्लस R2² प्लस R3² प्लस डैश 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 Rn²/n। ठीक है, अब यहाँ से हम घूर्णन त्रिज्या के लिए देखेंगे। घूर्णन त्रिज्या के लिए विमीय सूत्र क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा,
तो इसके लिए देखते हैं मात्रक। मात्रक क्या होगा? अच्छा इसका तो मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या क्या है, एक तरीके से एक डिस्टेंस ही तो है, एक दूरी है, तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है नहीं, मीटर होगा। यहाँ से देख सकते हैं I इज़ इक्वल टू आई अपॉन एम। आई के लिए हमने बताया था, आई के लिए क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम मीटर, हाँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है नहीं, और नीचे होता है आपका यहाँ पर एम किलोग्राम हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ से आ गया एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है? ये यहाँ पर के इज़ इक्वल टू होता है अंडर रूट में। ठीक है नहीं, तो यहाँ से अंडर रूट लगाएंगे तब ये आ जाएगा एम। ठीक है, अब यहाँ से बेमा निकाल सकते हैं, तो बेमा क्या हो जाएगी? बेमा हो जाएगी m0 एल की पावर 1 और t0। ठीक है नहीं, m0 एल की पावर 1 t0। ठीक है, बेमा हो गई। उसके बाद देखेंगे एक हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर किसी ठोस गोले के लिए, ठोस गोले के लिए ठोस गोले के लिए क्या होता है? I इज़ इक्वल टू 2/5 mr²। ठीक है, ये होता है। अगर हम यहाँ से इसकी घूर्णन त्रिज्या निकालना चाहें तो क्या होगी? I की जगह पुट कर देंगे mk² इज़ इक्वल टू 2/5 mr²। m से m कैंसिल कर सकते हैं और k यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 2/5 अंडर रूट में और इंटू r। ठीक है, तो ये इसकी घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी। इस तरीके से हमने ये एग्जांपल ले लिया समझने के लिए। आगे देखेंगे एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी दी गई वस्तु के लिए, ठीक है, कोई वस्तु दी गई है, किसी दी गई वस्तु के लिए जड़त्व जो होता है ना, जो हम रेखीय गति में पढ़ते थे, जड़त्व निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है, जड़त्व निश्चित होता है, जबकि जड़त्व आघूर्ण परिवर्ती होता है या फिर चेंज होता रहता है। ठीक है नहीं, परिवर्ती होता है, ठीक है नहीं, इतना आ गया समझ में। अब इसमें आगे देखेंगे। अच्छा, घूर्णन त्रिज्या जो होती है वो असमान आकृति के घूर्णन त्रिज्या की अवधारणा से बिंदु द्रव्यमान मानकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है नहीं, अगला पॉइंट देखेंगे इसमें। ठीक है, समांतर अक्ष प्रमेय क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि इमेज में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला वाला इमेज देखेंगे हम। कोई पिंड है जिसके द्रव्यमान केंद्र में गुजरने वाली जो अक्ष है उसके परितः जड़त्वाघूर्ण कितना है? IG, और उसके किसी बिंदु पर, ठीक है, स्पर्श रेखीय बिंदु पर कह सकते हैं इसको, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, इसके लिए हमें फाइंड करना है और अभी हम फाइंड करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं समांतर अक्ष प्रमेय, तो I इज़ इक्वल टू क्या होगा इसमें? ये वाली जो I है, ठीक है, तो इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I इज़ इक्वल टू IG प्लस, तो दोनों अक्षों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी है? A है। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा? I इज़ इक्वल टू IG प्लस MA²। ठीक है, अब इसको हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि दी गई अक्ष के परितः किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उस वस्तु के
द्रव्यमान केंद्र में को होकर जाने वाली रेखा की परिता जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, ये द्रव्यमान केंद्र में को जा रही है, तो इसके परिता जड़त्व आघूर्ण तथा उस वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, ठीक है नहीं। तो I इज इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं और इमेज में दिया हुआ है एक चकती के बारे में, तो चकती के बारे में देखते हैं, ठीक है। चकती के लिए, ठीक है, एक डिस्क के लिए देखेंगे, तब इसके लिए क्या कंडीशन होगी, I इज इक्वल टू आई जी, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। आई जी इसके लिए क्या होगा, उसकी द्रव्यमान अक्ष के परिता या द्रव्यमान केंद्र की जो अक्ष है, द्रव्यमान केंद्र में जाने वाली रेखा के परिता जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। यहाँ पर कितनी त्रिज्या, यहाँ पर जो डिस्टेंस ली थी वो कितनी है, आर है, ठीक है। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है नहीं। आई इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया समांतर अक्ष की प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आ रहा है समझ में। इसके बाद देखेंगे लंब अक्षों की प्रमेय, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। अब इसके लिए देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए क्या होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए देखेंगे, कोई वस्तु दी हुई है, ठीक है, किसी पिंड की, ठीक है, 3 अक्ष दी हुई है। 3 अक्ष का मतलब यहाँ पर क्या है, समतल पटल, ठीक है, समतल पटल का उसके तल के लंबवत किसी अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, उसके किसी अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण उसके तल में, ठीक है। बाकी की जो 2, ठीक है, 2 अक्ष हैं, जैसे मान लिया हमने अगर जेड अक्ष के परिता निकालना है तो बाकी की जो 2 अक्षें हैं वाई और एक्स, इनके परिता जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, आई जेड इज इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो वस्तु के किसी एक अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण उसकी शेष 2 अक्षों के परिता जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है, ठीक है नहीं। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ओके। इसके लिए हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, चकती का ही लेते हैं, ठीक है, डिस्क का। तो डिस्क के लिए हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर। ये होता है इसकी घूर्णन अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र को जाने वाली रेखा के परिता जड़त्व आघूर्ण। अब इसमें देखेंगे हम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब आई जेड यहाँ पर क्या है, इसको देखना ज़रूरी है। तो आई जेड क्या है यहाँ पर, आई, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू, अब आई एक्स और आई वाई, इसके परिता जो जड़त्व आघूर्ण होगा, ठीक है, वो सेम होगा, ठीक है, सेम होगा तीनों के अक्ष के परिता, ठीक है, क्योंकि हमने जो लिया ना, क्या लिए, चकती। तो चकती क्या है, सममित है, ठीक है, सिमेट्री बाई सिमेट्री हम इसको क्या करेंगे, तीनों को बराबर लेंगे, ठीक है नहीं। तो जड़त्व आघूर्ण तीनों का बराबर होगा, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2i और हमने यहाँ पर ले लिया x, ठीक है, इक्वल रखने के बाद में हमने x ले लिया तो 2ix हो गया। तो यहाँ से हम ix जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा i/2, ठीक है। तो i कितना है, 1/2 एम आर स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 1/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया ये टोटल हो गया ये i इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है नहीं, i इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर, ओके। आगे देखेंगे इसमें 2 बिंदु द्रव्यमानों का उनके द्रव्यमान केंद्र के परिता जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के परिता जड़त्व आघूर्ण।
ठीक है, हमने 2 बिंदु द्रव्यमान ले लिया, एक यहाँ पर है और जो कि दूसरा दिया हुआ है वो r दूरी पर है पहले वाले से। ठीक है, तो m1 m2, ठीक है, और दूरी कितनी है r। ओके, हमने मान लिया कि द्रव्यमान केंद्र जो है वो इस पॉइंट पर स्थित है। ठीक है, अगर ये a ले रहे हैं हम, ये v, तो यहाँ पर ले लिया हमने c। ठीक है, तब a से c तक की दूरी हमने ले ली r1 और b से c तक की दूरी ले ली हमने r2। तब यहाँ से देखेंगे हम क्या हो सकता है। तब यहाँ से r इज इक्वल टू क्या होगा, r1 प्लस r2। ठीक है, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट ले लिया। सेकंड देखेंगे क्या कर सकते हैं, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। बताया था कि जब निकाय पर कोई वाला घूर्ण नहीं लग रहा है तब उस स्थिति में क्या होता है, ये कंडीशन आती है m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से r1 फाइंड कर लें। तो r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 r2 अपॉन m1। ठीक है, और इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में। अब इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दो उठा के, तो कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू r1 की वैल्यू पुट करेंगे m2 r2 अपॉन m1 प्लस r2। ठीक है, तो r इज इक्वल टू, यहाँ से r2 कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा m1 प्लस m2। जब एलसीएम लेंगे m1, ठीक है, तब यहाँ से r2 हम फाइंड कर सकते हैं। कितना हो गया, m1r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया r2। अब इसी तरीके से हम r1 फाइंड करेंगे, तो r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2r अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो r1 r2 हमने फाइंड कर लिया। जब r1 r2 हमने फाइंड कर लिया तब इसके लिए देखेंगे हम अलग अलग बिंदुओं के लिए। ठीक है, इस बिंदु द्रव्यमान के लिए अलग देखेंगे, इस बिंदु द्रव्यमान के लिए अलग। क्या होगा, जो जड़त्व आघूर्ण होगा इस बिंदु के परेता, सी बिंदु के परेता जड़त्व आघूर्ण क्या होगा उसको निकालेंगे हम। ठीक है, मान लिया हमने आई है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। जब हम वैल्यू इनकी पुट करेंगे तो यहाँ पर ये टोटल आ जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है समझ में, ये आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू, हम m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को हम यहाँ पर म्यू लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, म्यू। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू r स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये म्यू है क्या, इसको देखते हैं, एक मिनट। ओके, तो म्यू क्या है ये, तो म्यू इज इक्वल टू हमने अभी लिया था m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इस म्यू की वैल्यू जो है वो m1 से कम है, m1 से भी कम है और m2 से भी कम है। आ रहा है समझ में। तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 की वैल्यू जो है वो m1 से और m2 से दोनों से कम है। ठीक है, जब दोनों से कम है तब इस कंडीशन में, ठीक है, ये होगा। ठीक है, इसके लिए हमने क्या लिखा था, i इज इक्वल टू म्यू r स्क्वायर। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में। अब इसके लिए हम रैखिक गति और घूर्णी गति में अनुरूपता देखेंगे। ठीक है, इनमें क्या अंतर है या फिर क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, दोनों में क्या समरूपता है ये भी देख सकते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर रैखिक गति और घूर्णी गति। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा, रैखिक गति में हमने देखा था कि द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, द्रव्यमान जो होता है वो रैखिक गति में, ठीक है, जो काम द्रव्यमान का है वहीं घूर्णी गति में यहाँ पर आई जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, और रैखिक गति में जो रेखीय संवेग होता था, और रैखिक संवेग वो होता था p इज इक्वल टू mb, और यहाँ से p और
काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन था वो था P इज इक्वल टू √2mE। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो कोणीय संवेग होता है, ठीक है। वहाँ पर कोणीय रेखीय संवेग होता है, यहाँ कोणीय संवेग होता है। L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। L इज इक्वल टू √2IE। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा है हमने। यहाँ पर बल होता है रैखिक संवेग में F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब यहाँ पर वही काम कौन करता है, बल आघूर्ण, τ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, τ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा होती थी रैखीय गति में E इज इक्वल टू 1/2mv², ठीक है। और संवेग के पदों में E इज इक्वल टू p²/2m। अब यहाँ पर घूर्णी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो E इज इक्वल टू होता है 1/2I⍵²। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। E इज इक्वल टू L²/2I, ठीक है। कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में ये संबंध हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे इसको। अब कुछ पिंड दिए हुए हैं जिनके जड़त्व आघूर्ण दिए गए हैं, इनको हमें ध्यान से देखना है और इनको याद कर लेना है, ठीक है नहीं, जिससे कि हम न्यूमेरिकल में इनका यूज़ कर सकें। सबसे पहले देखेंगे बलय। तो बलय के लिए तल के लंबवत व द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः, ठीक है। तो इसके लिए कितना होता है, mr², ठीक है, mr²। अगर घूर्णन त्रिज्या की बात करेंगे तो k इज इक्वल टू कितना होगा, r होगा। k²/r² का जो रेशो देखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है नहीं। अब बलय में इस स्थिति में था ये घूर्णन अक्ष के परितः। अब देखेंगे किसी व्यास के परितः। तो व्यास के परितः क्या होगा, हमने बताया था लंब अक्षों की परिमेय, ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसमें क्या होता था, IZ इज इक्वल टू होता था IX प्लस IY, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हमने निकाला था, तो IX इज इक्वल टू कितना आया था, I/2, ठीक है। जो टोटल होता है I, घूर्णन अक्ष के परितः जो होता है mr², उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 1/2mr², ठीक है। न्यूमेरिकल में इनका यूज़ करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा समझ लेंगे। r/√2 इसकी घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी और k²/r² की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब बलय के लिए देखेंगे, तो बलय के लिए क्या होगा, वलय के लिए बलय के तल में स्पर्श रेखीय अक्ष के परितः। अब ये आ गई स्पर्श रेखीय अक्ष, ठीक है। स्पर्श रेखीय अक्ष के लिए क्या होता है, हमने पढ़ा था समांतर अक्ष की परिमेय। तो समांतर अक्ष की परिमेय क्या होती थी, I इज इक्वल टू IG प्लस ma², ये होता था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने IG हमारा ये है, ठीक है। अब IG प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो mr² प्लस 1/2mr², दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3/2mr²। घूर्णन त्रिज्या देखेंगे √3/2 और यहाँ पर 3/2 इसका k²/r² का रेशो, ओके। इसी तरीके से आगे देखते हैं। अब यहाँ पर वलय कौन सी है, तल के लंबवत स्पर्श रेखा के परितः। अब तल के लंबवत स्पर्श रेखा के परितः है ये, तो तल के लंबवत स्पर्श रेखा के परितः। अब इस कंडीशन में इसके घूर्णन अक्ष के परितः कितना होता है, ठीक है, इसकी द्रव्यमान केंद्र में जाने वाली रेखा के परितः। यहाँ पर ये होता है I इज इक्वल टू mr², ठीक है नहीं। अब यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, इसकी रेडियस r। तो क्या करेंगे, समांतर अक्ष की परिमेय से IG प्लस ma², तो ऐड कर देंगे mr² प्लस mr², कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2mr² यहाँ पर हो गया, ठीक है। k भी निकाल सकते हैं, √2r हो गया और यहाँ पर 2 k²/r² की वैल्यू। अब देखेंगे चक्ति के लिए। चक्ति के लिए हमने देख लिया था। अब यह है द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः। तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः कितना है, 1/2mr², ठीक है, k आ गया और यहाँ पर k²/r²। चक्ति के लिए किसी व्यास के परितः। अब यहाँ से हमने क्या किया, किसी व्यास के परितः निकाला। व्यास के परितः का मतलब है यहाँ पर या तो आप, अगर आपके लिए IZ अगर दिया हुआ है, ठीक है, IZ ये हो गया 1/2mr², ठीक है। तो आप IX या IY निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं, IY निकाल सकते हैं। क्या होता था, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IZ। इसको डायरेक्ट लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, IX बराबर IZ/2, ठीक है नहीं।
तो 2 से डिवाइड करना है केवल इसमें, और ये आ गया आपका 1/4 mr²। ठीक है, तो कितनी हो गई इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन r/2 और k² की वैल्यू 1/4। ओके, तो इस तरीके से ये पिंडों के अलग अलग पिंडों के लिए दी हुई है वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखीय अक्ष के परिता, तो स्पर्श रेखीय अक्ष के परिता कितना है, जो यहाँ पर 1/4 आई थी, 1/4r², प्लस इसमें आपको केवल ऐड करना है क्या, mr²। ठीक है नहीं, समांतर अक्ष की प्रमों से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5mr²/4। ठीक है, तो अब ये ठीक करेक्ट हो गया, 5/4 mr²। अब यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, √5/2। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा तो 2 हो गया, √5/2। अब यहाँ पर k²/r²। ठीक है, इसको एक बार लिख लेते हैं, mk² = 5/4 mr²। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो k²/r² कितना हो जाएगा, 5/4। ठीक है, 5/4। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर चकती के लिए दिया गया है तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष के परिता। तो स्पर्श रेखीय अक्ष के परिता कितना हो जाएगा, यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा की परिता कितना था, 1/2 था। तो 1/2 में कितना ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे mr², कितना हो जाएगा, 3/2 mr²। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है। अब यहाँ पर वलयाकार चकती है जिसकी रेडियस दी हुई है आंतरिक और बाह्य। ठीक है, r1 और r2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर बाकी सेम रहेगा। अब यहाँ पर कितना रहेगा, वलयाकार चकती के लिए क्या लिखते थे, mr² लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, त्रिज्याएँ अलग अलग दी हुई हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, m/2 r1² + r2²। अब वलयाकार चकती के लिए व्यास के परिता, अब व्यास के परिता क्या होगा, इसमें इसी को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर यह आ जाता है। ठीक है नहीं, समान उसकी लंब अक्ष की परिमेय से वलयाकार चकती के लिए, तो यहाँ पर रेखीय व व्यास के परिता। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, अगर हम आंतरिक त्रिज्या की बात करेंगे तो आंतरिक त्रिज्या यहाँ पे r1 है, लेकिन यहाँ पर कौन सी लेंगे, क्योंकि ये स्पर्श रेखीय है तो r2 लेंगे। ठीक है, तो r2 लेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके केंद्र की परिता कितना था, m/4 r1² + r2², यही तो था। इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा mr²। जब हम 4 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, mr2² पहले से है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5r2² और r1 सिंगल रहेगा, तो m/4 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं वलयाकार चकती के लिए। देखिए स्पर्श रेखीय व तल के लंबवत, अब स्पर्श रेखीय व तल के लंबवत इस कंडीशन में क्या था, इस कंडीशन में हमें बताया कितना था, m/2 r1² + r2² था। अब इसमें प्लस करेंगे और mr2² और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा। ठीक है, ठोस बेलन के लिए देख सकते हैं, अपने अक्ष के परिता l लंबाई का ठोस बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तब इसके लिए कितना होगा, 1/2 mr², r/√2 इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन, और यहाँ पर k²/r² यहाँ पर 1/2 आ गया। ठोस बेलन के लिए अगर हम स्पर्श रेखीय देखेंगे, स्पर्श रेखीय अक्ष के परिता, तो यहाँ पर कितना था उसके लिए, तो 1/2 mr² था, प्लस mr² और ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 3/2 mr²। ठीक है, समांतर अक्ष की परिमेय से। ठीक है नहीं, अगर हम त्रिज्या की बात करेंगे तब, तो यहाँ पर r और इस अक्ष के परिता कितना था, पीछे हम देख चुके हैं, 1/2 mr²। ओके, आगे देखेंगे ठोस बेलन के लिए। ठीक है, बीचों बीच से द्रव्यमान केंद्र को जाने वाली रेखा के परिता, तब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, मतलब हाइट इसकी l थी। ठीक है, तब इस l के लिए क्या होगा, यहाँ पर ml²/12 + r²/4। ठीक है, याद रखना है, इसको न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। ठोस बेलन के लिए
वृत्तीय पृष्ठ के व्यास के परिता। तो इस कंडीशन में ये आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से देख लेंगे और याद कर लेंगे। बेलनाकार कोश के लिए, ठीक है, बेलनाकार कोश के लिए 2mr², ठीक है, बेलनाकार कोश के लिए जब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मतलब एक तरीके से खोखला वेलन है, तो इस कंडीशन में ये होगा और ये हो जाएगा इसके स्पर्श रेखीय परिता खोखला वेलन के लिए। जबकि त्रिज्याएँ जो हैं अलग अलग हैं, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, तब इस कंडीशन में क्या होगा, m/2 r1² प्लस r2²। अब यहाँ पे खोखला वेलन के लिए स्पर्श रेखीय अक्ष के परिता, तो यहाँ पर वही कंडीशन आएगी, ठीक है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले, जब इसके लिए हमें पता है तो कितना है m/2 r1² प्लस r2²। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, r2 इसमें और ऐड कर देंगे, तो r2² और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3r2² हो जाएगा और ये r1², ठीक है। तो टोटल इतना आ गया। आगे देखेंगे ठोस गोला के लिए। ठोस गोला के लिए हमें याद कर लेना है 2/5 mr², बहुत पूछा जाता है। ठोस गोला के लिए, चकती के लिए, वलय के लिए, ये तो हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं। ठोस गोला के लिए स्पर्श रेखीय अगर है तो उसमें mr² ऐड कर देंगे। जब mr² ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 5 तो 7 हो गया ऊपर, तो 7/5 mr²। गोलीय कोश के लिए अगर गोला जो है खोखला है तो 2/3 mr², ओके। आगे देखेंगे गोलीय कोश के लिए। गोलीय कोश के लिए अगर स्पर्श रेखीय देखेंगे तो 5/3 mr², ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको याद कर लेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और इनको लिख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं छड़ के लिए। तो लंबी पतली छड़ के लिए ये बहुत पूछा जाता है। लंबी पतली छड़ के लिए छड़ की लंबाई के लंबवत व द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिता L लंबाई दी हुई है, तो इसके लिए क्या होता है, ml²/12 होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से याद करना है। और आगे न्यूमेरिकल में ये बहुत आता है, लंबी पतली एक छड़, एक समान छड़ के लिए, ठीक है, किसी एक सिरे के परिता, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, ml²/3, चेक कर लेते हैं इसको, ml²/12 होता है प्लस ml/2², तो कितना हो गया, ml²/12 प्लस ml²/4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस होगी वो l/2 तो होगी, इसलिए हमने l/2 लिया। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ml²/3, ठीक है। आ रहा है समझ में। आयताकार पटल के लिए याद कर लेना है m/12 l² प्लस b², ठीक है। आयताकार पटल स्पर्श रेखीय, ठीक है, कंडीशन सेम रहेगी। अगर हम लंब अक्ष की परिमेय और समांतर अक्ष की परिमेय अच्छे से कर लिए हैं तो हम इनकी वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं आराम से। आयताकार पटल के लिए देखेंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, m/12 l² प्लस 4b², ओके। तो आयताकार घनाभ के लिए, घनाभ के लिए भी क्या होगा, इसके लिए देख सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, आई, ठीक है, फर्स्ट के लिए देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए कौन सी कंडीशन है, इस वाली अक्ष के परिता, ये वाली जो अक्ष है इसके परिता देखेंगे। जब इस वाली अक्ष के परिता देखेंगे तब क्या होगा, तब यहाँ पर इसकी चौड़ाई b और इसकी मोटाई t लेंगे, तो m/b² प्लस t²/12 इस कंडीशन में। सेकंड वाली कंडीशन में, सेकंड वाली कंडीशन ये है, ठीक है। तब इस कंडीशन में हम l लेंगे और यहाँ पर मोटाई t लेंगे, तो l² प्लस t², ठीक है। और थर्ड वाली कंडीशन में ये mb² प्लस l²/12, ठीक है। इसी कंडीशन में और भी देख सकते हैं नीचे, ओके। अब दीर्घवृत्तीय चकती के लिए अर्ध दीर्घ, इस कंडीशन में क्या होगा, अर्ध लघु अक्ष के लिए, तो इस कंडीशन में होता है m/4 a² प्लस b²। ठोस शंकु के लिए याद कर लेना है हमें 3/10 mr²। समबाहु त्रिभुजाकार पटल के लिए, समबाहु त्रिभुजाकार पटल के लिए इस कंडीशन में जब इनकी भुजाएं सेम है, बराबर हैं, तब ma²/6 ध्यान से याद करना है। इस कंडीशन में जब भुजाएं अलग अलग हैं, समकोण त्रिभुज है, तब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखेंगे फर्स्ट वाला, अगर हम भुजा, इस वाली भुजा की परिता देखेंगे बी वाली भुजा के लिए, तब इस कंडीशन में क्या होगा, तब इस कंडीशन में हो जाएगा mb²/6। और सेकंड वाली कंडीशन इस वाले के लिए, ठीक है, 2, तो यहाँ पर m²/6। और c के लिए देखेंगे m/6 a² b² a² प्लस b², ओके।
आगे देखते हैं बल आघूर्ण। ओके, बल आघूर्ण देखते हैं क्या होता है। बल आघूर्ण क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर, ठीक है, वस्तु पर बल लगाकर उसे उसकी अक्ष के परिता, ठीक है, अक्ष के परिता या चारों ओर घुमाने की क्रिया, ठीक है, घुमाने की क्रिया क्या है? बल आघूर्ण है। आ रहा है समझ में? तो इस कंडीशन में देखेंगे इमेज में, ठीक है, किसी बिंदु पर किसी वस्तु पर बल लग रहा है और बल की कंडीशन क्या है? इसके दो घटक हैं, एक एफ कॉस फाई और दूसरा एफ साइन फाई। तब इस कंडीशन में जो दूरी है, ठीक है, वस्तु की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, वस्तु की क्रिया रेखा से जो लंबवत दूरी है वो कितनी है? आर वेक्टर है। तब यहाँ से जो बल लेंगे हम वो इसका हम लंब घटक लेंगे, ठीक है, ऊर्ध्व घटक लेंगे, सॉरी, इसको हम लिखेंगे एफ साइन फाई, ठीक है। तब एफ साइन फाई के लिए क्या होगा, इसके लिए देखते हैं। तब यहाँ पर बल आघूर्ण को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसके लिए हम लिखेंगे आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ के लिए अगर हम, ठीक है, ये क्या हो गया? एक क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, सदिश गुणन हो गया, तो इसके लिए हम लिखेंगे आर एफ साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा वहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है एंगल? यहाँ पर दिया है फाई, तो यहाँ पर साइन फाई होगा, ठीक है, आर एफ साइन फाई। आ रहा है समझ में? तब इस पर पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? बल आघूर्ण क्या है? एक अक्षीय सदिश है। क्या है ये? अक्षीय सदिश है। अक्षीय सदिश है, ठीक है नहीं? और भी देखेंगे। इसके लिए अगर विमा की बात करें तो क्या होगा? अच्छा, मात्रक देखते हैं सबसे पहले। तो मात्रक क्या होगा? मात्रक बराबर न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर होगा। अब इसके लिए विमा क्या होगी? ml/t-2, ठीक है। इसकी विमा वही होगी जो कार्य की विमा होती है वर्क की, ठीक है, वही विमा होगी इसके लिए ml/t-2, ठीक है नहीं। और बल आघूर्ण की जो दिशा होती है, कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, सदिश राशि, ठीक है। अगर दिशा की बात करें तो दिशा जो होती है वो वेक्टर आर व एफ के लंबवत होती है, ठीक है नहीं, लंबवत होती है। अब इनके हम समकोणिक घटक देखेंगे, ठीक है। इसके घटक क्या हैं उनको देखते हैं। तो समकोणिक घटक, ठीक है, समकोणिक घटक देखेंगे तो एफ आर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम एफ कॉस थीटा, कॉस फाई, सॉरी, एफ फाई। तब ये क्या होगा? एफ साइन फाई, ठीक है नहीं। और इसको हम कहते हैं, हम रेडियल कंपोनेंट, इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अनुप्रस्थ भी लिख सकते हैं, अनुप्रस्थ, इसको त्रिज्यीय लिख सकते हैं, त्रिज्यीय, ठीक है नहीं, त्रिज्यीय घटक, ठीक है नहीं। अब देखेंगे बल आघूर्ण के लिए हम इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा?
तो सबसे पहले बात करेंगे टाउ मैक्सिमम की। कब होगा मैक्सिमम? ये मैक्सिमम होगा टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू आर एफ, ठीक है। जब फाई की वैल्यू 90 होगी, ठीक है, फाई की वैल्यू 90 होगी तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। और टाउ मिनिमम कब होगा? मिनिमम होगा 0, ठीक है, टाउ मिनिमम होगा 0। और कब होगा ये? जब फाई की वैल्यू यहाँ पर 0 या फिर 180 डिग्री होगी, तब साइन 0 की वैल्यू 0 या साइन 180 की वैल्यू 0, ठीक है। नहीं आ गया समझ में? तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। उदाहरण पहला लेते हैं इसमें, जैसे बल आघूर्ण का यूज़ कहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है। दरवाजे में क्या लगा होता है? हत्ता, ठीक है, या हैंडल लगा होता है। तो दरवाजे से जो हैंडल होते हैं वो दूर लगाए जाते हैं, जिससे कि बल आघूर्ण का मान ज़्यादा हो, ठीक है, जिससे कि हम उसको आसानी से खोल सकें या बंद कर सकें, ठीक है। अगर हत्ते की, ठीक है, जो हैंडल होता है उसकी डिस्टेंस अगर कम होगी, ठीक है, डिस्टेंस अगर कम होगी तो T इज़ इक्वल टू आर एफ से देखेंगे R की वैल्यू F इज़ इक्वल टू टाउ अपॉन R, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पर R अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, दूर होगा, तो यहाँ पर बल कम लगेगा, लेकिन यहाँ पर टाउ की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर R की वैल्यू कम है तो क्या होगा? बल का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। नहीं, हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा तभी गेट खुल पाएगा। और डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो बल हमें कम लगाना पड़ेगा और हम गेट को आसानी से खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आ रहा है समझ में? दूसरा हम पॉइंट ले सकते हैं इसमें उदाहरण के लिए, जैसे कि एक हैंड पंप है, तो हैंड पंप का जो हत्ता होता है उसकी लंबाई जो है ज़्यादा रखी जाती है, जिससे कि हम उसको आसानी से चला सकें, ठीक है। नहीं तीसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे पेचकस होता है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर का जो हत्ता होता है वो थोड़ा मोटा बनाया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम उसको आसानी से घुमा सकें और पेंच को आसानी से खोला जा सके, ठीक है। नहीं तब इसमें हम आगे देखेंगे थोड़ा सा हम इसमें बल आघूर्ण के बारे में, जैसा कि जो इमेज दिया हुआ है यहाँ पर, 1 मिनट, इस इमेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तब क्या होता है। किसी पिंड पर कुल बल आघूर्ण 0 हो, ठीक है, तो टाउ जो होता है वो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश, ये कंडीशन होती है। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो बल आघूर्ण होता है वो सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। नहीं अगर किसी एक वस्तु पर, पिंड पर ज़्यादा बल आघूर्ण कार्य कर रहे हों तब वहाँ पर बल आघूर्णों का सदिश योग होता है, ठीक है, कुल बल आघूर्ण, ठीक है। नहीं दूसरी कंडीशन, यदि बल आघूर्ण, यदि कुल बल आघूर्ण 0 हो, ठीक है, 0 हो, तब इसको हम क्या कहते हैं? 0 वाली कंडीशन क्या है? टाउ इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, सिग्मा टाउ इज़ इक्वल टू 0। तब इस कंडीशन में क्या होता है? तब यहाँ पर तब इस कंडीशन में क्या होगा? जो पिंड जो है घूंडी साम्यावस्था में होगा, पिंड घूंडी साम्यावस्था में होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एक सीसॉ ले लिया, ठीक है, सीसॉ तो जानते हैं क्या होता है, ठीक है, जिस पर बच्चे बैठते हैं और झूलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में ये यहाँ पर हुक लगी हुई है इसमें, और ये है यहाँ पर आर इसके प्रतिक्रिया, और यहाँ पर है F2, ठीक है। तो ये L1 डिस्टेंस है और ये L2 डिस्टेंस है, ठीक है। तब यहाँ पर जब कुल बल आघूर्ण अगर 0 है तो क्या होगा?
ये बिल्कुल साम्यावस्था में होगा, ना ये इधर नीचे जाएगा और ना ये वाली साइड नीचे जाएगी, ना ये वाली साइड नीचे जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी? जब दोनों बच्चे बराबर भार के हों। ठीक है, जब दोनों बच्चे बराबर भार के हों तभी होगा ये। या फिर दंड तुला की बात करें तो उसमें दोनों पलड़े जो होते हैं वो तभी बराबर आ सकते हैं जब दोनों में भार बराबर रखा होगा। ठीक है, तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? घूर्णी साम्यावस्था। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? टाउ 1 प्लस टाउ 2 इज इक्वल टू 0। तब इसके लिए देख सकते हैं F1 के लिए अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं इसको, ठीक है, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा, तब यहाँ पर क्या होगा? F1 L1 माइनस F2 L2 बराबर 0। तब ये कंडीशन आ जाएगी F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2। ठीक है नहीं, जब दोनों बच्चे बराबर भार के हैं तो जो शीशा है वो बिल्कुल साम्यावस्था में होगा, बिल्कुल बराबर में होगा। ठीक है नहीं, अगर यहाँ पर टाउ 1 अगर ये देखेंगे कंडीशन, तो टाउ 1 अगर टाउ 1 की वैल्यू ज़्यादा है टाउ 2 से, तब क्या होगा? तब ये वाली साइड, ठीक है, F1 वाली साइड नीचे की तरफ झुकेगी। ठीक है, LHS नीचे जाएगी। ठीक है, और टाउ 2 अगर ज़्यादा है टाउ 1 से, तो F2 वाली साइड जो है RHS वो नीचे जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, बाकी हम बाद में करेंगे, इसके आगे और भी है। 1 मिनट। घूर्णी एवं रैखिक गति में तुलना। तो घूर्णी और रैखिक गति में तुलना करेंगे। यहाँ पे घूर्णी गति में क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या होगा? यहाँ पे टॉ बराबर आई अल्फ़ा। ठीक है, आई अल्फ़ा। और रैखिक गति में हम क्या यूज़ करते थे? बल यूज़ करते थे, जो होता था F बराबर ma। समझ में आ रहा है? तो रैखिक गति में जो बल का यूज़ था वही यहाँ पर बल आघूर्ण का यूज़ है। ठीक है, और आगे देखेंगे इसमें कार्य यहाँ पर क्या होगा? W बराबर टाउ डॉट डी थीटा। ठीक है, वही यहाँ पर होता था W बराबर F डॉट ds। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे शक्ति क्या होती है। अब यहाँ पर शक्ति जो होती है P इज़ इक्वल टू टाउ डॉट ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पर P क्या होता था? यहाँ पर होती थी F डॉट B। ठीक है, पता है ये बल आघूर्ण टॉ बराबर यहाँ पर क्या होता है? DL। ठीक है, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, ये होता है यहाँ पर टॉ बराबर, और यहाँ पर F बराबर क्या होता था? शक्ति में परिवर्तन की दर। ठीक है नहीं, शक्ति में परिवर्तन की दर। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे बल युग्म। तो बल युग्म हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।